अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सबके अहवाल अच्छे होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे इन्वायरमेंटल साइंसेज के यूनिट 1 हिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल थॉट का लेक्चर नंबर 4 है, जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, जो कि 1972 में हुई थी, या इसे स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है। अच्छा, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जैसे कि पढ़ रहे हैं हम हिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल थॉट, तो इन्वायरमेंटल हिस्ट्री की थॉट के अंदर इसका एक बहुत ही नुमाया मुकाम है। क्वेश्चन इसका क्या आता होता है यूजुअली? इसका क्वेश्चन आता होता है व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ 1972 स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस फॉर इंटरनेशनल एनवायरमेंटल पॉलिटिक्स। ये ज़्यादातर इसका आता होता है क्वेश्चन। अब स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस बेसिकली क्या है? स्टॉकहोम जो है ये स्वीडन के अंदर है। स्वीडन एक कंट्री है, ये उसके अंदर एक शहर का नाम है स्टॉकहोम। ये दुनिया की पहली, आप कह लें कि, कॉन्फ्रेंस हुई थी इंटरनेशनल इन्वायरमेंट के कंसर्न को लेकर। इसमें 113 कंट्रीज इकट्ठे हुए थे। 19 इंटर गवर्नमेंटल एजेंसीज आई थी। 400 इंटर गवर्नमेंटल और नॉन NGO जिन्हें कहते हैं हम, वो आए थे ऑलमोस्ट, इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, जो इन्वायरमेंट के ऊपर काम कर रहे थे। अब इसने क्या किया था? का सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि इसने इंटरनेशनल कॉपरेशन को मेंटेन किया था। ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसके बारे में। लेट्स सी, ये हुई कब थी? ये 5 से 16 जून के मतलब बिटवीन हुई थी। इसने काफ़ी दिन हुए थे। 1972 के अंदर स्टॉकहोम में ये हुई थी, स्वीडन में। मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया। स्वीडिश जो गवर्नमेंट थी, इन्होंने यूनाइटेड नेशन को एक लेटर लिखा था 1968 के अंदर। प्रोफेसर पामेला थी, इन्होंने एक लेटर लिखा था, और ये टीचर थी वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी में, और इनकी मिनिस्ट्री में भी, आई गेस, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट। ठीक है, इन्होंने लेटर लिखा किसको? यूनाइटेड नेशंस को। क्या लिखा कि हमें अर्थ के लिए कुछ करना चाहिए, इन्वायरमेंट के लिए करना चाहिए। मोटो क्या था? ओनली वन अर्थ। ठीक है, जर्मनी ने जो है वो इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट नहीं किया था, जबकि बाकी जितने भी कंट्रीज थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और स्पेशली यहाँ पे नोटेबल है कि इंदिरा गांधी, जो कि उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थी भारत की, उन्होंने इसके अंदर इंडिविजुअल अपनी जो है वो इसके अंदर वो शामिल हुई थी। द कॉन्फ्रेंस ब्रॉट अबाउट 113 कंट्रीज, ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ। 19 जो थी इंटर गवर्नमेंटल और 400 NGOs ऑलमोस्ट थे वहाँ पे। आउटकम्स ऑफ स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंसेस। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस का आउटकम क्या था? इसका सबसे जो बड़ा आउटकम था, ये मैंने इसको बड़ा शॉर्ट किया, ब्रीफ किया था कि आप लोगों को समझने में आसानी हो। ठीक है, अगर किसी को डिटेल्स चाहिए होगी तो वो मुझसे ले सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे जो इसका पहला एक आउटकम था वो ये था, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम इस्टेब्लिश किया था। यूनाइटेड नेशन जो है इन्वायरमेंटल प्रोग्राम क्या है? बेसिकली यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम के अंदर जो है कंट्रीज़ को गाइडेंस दी जाती थी। ठीक है, और इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन किया जाता था, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स को प्रमोट किया जाता था। ठीक है, पार्टनरशिप्स और सिविल सोसाइटी, मतलब जिन्हें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स कहते हैं, उन्हें इनकरेज किया जाता था। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर काम होता था। अब सेकंड पॉइंट है, यहाँ पे नोट किया करें आप, ये है फंडिंग। मतलब कि ये फंडिंग में हेल्प करता था, असिस्ट करता था। इसके अंदर फंडिंग के हवाले से बाकायदा एक मैकेनिज्म था पूरा। ये बहुत डिटेल्ड टॉपिक है। ठीक है, इसके अलावा सॉल्व प्रॉब्लम्स को मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि ये कौन कौन से प्रॉब्लम देखता था, हेल्प करता था, असिस्ट करता था पब्लिक प्राइवेट के अंदर। ठीक है, प्रोजेक्ट लॉन्च के अंदर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, इसके अलावा नई ट्रीटीज में भी हेल्प करता था। अब सेकेंड थिंग इज द यूनिवर्सल डेक्लरेशन। ठीक है, ये यूनिवर्सल डेक्लरेशन जो स्टॉकहोम की डेक्लरेशन है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये अभी हम देखते हैं। इसके अंदर जो थे टोटल प्रिंसिपल कितने थे? 26 प्रिंसिपल्स थे। ठीक है, और यूनिवर्सल डेक्लरेशन बेसिकली किस चीज़ के बारे में थी? प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन के बारे में थी। किस चीज़ की प्रिजर्वेशन के बारे में थी? ह्यूमन एनवायरनमेंट की प्रिजर्वेशन के बारे में थी। इसके अंदर जो प्रिंसिपल्स थे उनको अगर एक एक करके मैं आपको बताना शुरू करूं तो बहुत लेंथी हो जाएगा, लेकिन मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स बता देता हूं। उसके अंदर था कि ह्यूमन राइट्स का जो है वो ख्याल रखा जाए, जो है वाइल्ड लाइफ जो है सोसाइटीज़ उनकी प्रोटेक्शन की जाए, ओशियानिक पोल्यूशन प्रिवेंट की जाए, डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं वो उनको पैसे दिए जाएँ। ठीक है, डेवलप की तरफ से। इसके अलावा जो है गवर्नमेंट्स को जो है पॉपुलेशन पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, अच्छी इन्वायरमेंटल एजुकेशन देनी चाहिए। इसके अलावा इन्वायरमेंट के ऊपर रिसर्च की जानी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा हर जो नेशन है उसे खुद अपने स्टैंडर्ड्स जो हैं वो बनाने चाहिए। ठीक है, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है उनको हेल्प करनी चाहिए। ठीक है,
इस तरह इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, मतलब मैंने आपसे कुछ डिस्कस कर लिए। नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करना चाहिए, ठीक है, और रीन्यूएबल सोर्सेज को सेफ गार्ड करना चाहिए, नेचुरल रिसोर्सेज को सेफ गार्ड करना चाहिए, ठीक है। कॉलोनियलिज्म को कंडेम किया गया इसके अंदर, ठीक है, वगैरह वगैरह। ये मतलब कि इसके ऊपर यूनिवर्सल डेक्लरेशन के बेसिक पॉइंट्स थे सारे, इकोनॉमी के रेलिवेंट, इन्वायरमेंट के कंसर्न के रेलिवेंट, ठीक है, प्रोटेक्शन प्रिजर्वेशन की बात हुई थी सारी, ठीक है। टोटल ये याद रखिएगा 26 प्रिंसिपल्स हैं इसके, आप इसको जस्ट एक नज़र देख लीजिएगा, ठीक है। एक्शन प्लान, एक्शन प्लान क्या चीज़ है? एक्शन प्लान बेसिकली ये एक आप कह लें रिकमेंडेशन थी। किस चीज़ की रिकमेंडेशन थी कि कैसे जो है एनवायरनमेंट को बेहतर बनाया जा सकता है, कैसे मतलब उसके ऊपर काम किया जा सकता है, और ये वगैरह वगैरह। इसके अंदर 109 जो टोटल रिकमेंडेशन थी, ये बड़ी डिटेल्ड हो जाएंगी, हम इसके ऊपर बात नहीं कर पाएंगे। अगर किसी को फिर भी इसमें कोई चाहिए हो तो फिर मैं बता देता हूँ कि ये किस चीज़ के बारे में थी। 6 एरियाज़ के बारे में थी, ठीक है। पहला कौन सा था? उसके अंदर जो पहला था वो था ह्यूमन सेटलमेंट के बारे में, ठीक है, ह्यूमन सेटलमेंट। इसके अलावा जो था मैनेजमेंट, रिसोर्सेज की मैनेजमेंट के ऊपर, पॉल्यूटेंट्स के ऊपर था, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के ऊपर था, ऑर्गेनाइजेशंस के बिहेवियर के ऊपर था, और डेवलपमेंट के ऊपर था, इन्वायरमेंट की, और इकोनॉमी वगैरह। मतलब ये मेजर चीज़ों के ऊपर था, और ये बड़ा ही मतलब इम्पॉर्टेंट है, इसकी सिग्निफिकेंस है, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या थे स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के? ये था सबसे पहला, ये था कि हमने जो है आवाम के अंदर अवेयरनेस पैदा करनी है, ठीक है, अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है? ऐसी डेवलपमेंट जिसके अंदर जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो, जिसमें इन्वायरमेंट की क्वालिटी को जो है कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जाए, ठीक है, उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट करते हैं। आगे हमने इसके ऊपर पूरा एक यूनिट पढ़ना है, फिर हम इसकी बहुत डिटेल बात करेंगे। ये तो मैंने आपको वन लाइनर दिया। आइडेंटिफाई कॉजेज, कौन से इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के जो सबब हैं, क्या उसके काजेज हैं, उनको आइडेंटिफाई करना कि क्यों ऐसा है। देन इज डेवलप स्ट्रैटेजीज, स्ट्रैटेजीज मतलब किस चीज़ की स्ट्रैटेजीज? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए स्ट्रैटेजीज बनानी चाहिए, मतलब वो स्ट्रैटेजीज बिल्ड करनी चाहिए। प्रमोट कोऑपरेशन, कोऑपरेशन कौन सी? इंटरनेशनल कोऑपरेशन मैंने ऑलरेडी बताया। क्वेश्चन यही आता होता है कि ये जो है कोऑर्डिनेशन भी वही चीज़ होती है, ठीक है, कोऑपरेशन भी वही चीज़ होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज के इसके इम्पैक्ट्स क्या हुए थे, ये देखने वाली चीज़ है। इसके इम्पैक्ट्स ये हुए थे कि इसकी वजह से मज़ीद फिर आगे बाद में 1972 के बाद मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं कर सका, 1982 के अंदर जो है वो नैरोबी कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है, और इसके बाद डिफरेंट इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल मीटिंग्स हुई, अर्थ समिट हुई, ठीक है, अर्थ समिट हुई थी 1992 के अंदर रायो डे जेनेरो के अंदर, ब्राज़ील के अंदर, ठीक है, जिसके बाद एजेंडा 21 हमारे सामने आया। उसके बाद राय डिक्लेरेशन दोबारा से भी आई। क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो 1997 में हमारे सामने आए। इनका पर्पस क्या था? ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रिड्यूस करना। देन ग्लोबल इन्वायरमेंटल गवर्नेंस, ये जो थी इन सब से क्या हुआ था कि ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स के अंदर जो है वो हमें इन्वायरमेंटल गवर्नेंस नज़र आने लगी थी। मतलब क्या हो रहा था कि जो पॉलिसी मेकर्स को पता चल रहा था। देन नेक्स्ट थिंग इज इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड एनवायरनमेंट। वही बात है कि पॉलिसी मेकर्स और एनजीओ जो थे डिफरेंट, उन वो पूरी दुनिया में जो है वो अपने वर्ल्ड वाइड जो है वो अवेयरनेस दे रहे थे। दैट वाज ऑल फॉर टुडे, ठीक है। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ये क्वेश्चन जस्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, बहुत ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं, बट फिर भी इसको करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है उस हवाले से। इसकी सिग्निफिकेंस पता होना चाहिए। रूट्स नहीं पता होंगे तो फिर बंदा आगे कैसे जाएगा।